व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म ह्यूमन कैपिटल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर जब जापान के अंदर रिसोर्सेज नहीं हैं तो फिर जापान डेवलप्ड कंट्री कैसे बन पाया। पढ़ तो लिया क्लासेस के अंदर, रटवा भी दिया गया, पर उसका हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा। तो यहाँ पे ना आपकी जो फिजिकल कैपिटल होती है इसको आप ओनर से अलग कर सकते हो, या मेरी स्वास्थ्य को मेरे से अलग कर दोगे कि ये स्वास्थ्य सर का अलग रहा, ये सर की बॉडी अलग रही। नहीं नहीं, ये एक ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होता है कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, जो इस बंदे का काम है किसी और का काम है वो करेगा, ये तीसरा काम है किसी और का है वो और करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज के सेशन में हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन्ड भी हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो कॉन्सेप्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल का, एंड दूसरा कंपोनेंट है आपका फॉर्मल सेक्टर के बारे में। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं पर इंपॉर्टेंट है हमें और चीज़ें समझने के लिए, आपकी बुक्स में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम आज के सेशन में समझेंगे कि आखिर ह्यूमन कैपिटल का अर्थ क्या होता है, और उसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं आपके फॉर्मल सेक्टर की, इसका मीनिंग क्या है और कैसे ये इनफॉर्मल से अलग है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन कैपिटल, तो आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन का मतलब लोग होते हैं। अब दोस्तों, एक देश जो है ना, उस देश को तरक्की करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, राइट, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, पर उससे भी एक इंपॉर्टेंट जो चीज बन के निकल के आती है वो है उस देश के लोग। उस देश के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उस देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उसके देश के लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं वो किस तरह के। जितने ये शानदार होंगे उतना ही ज्यादा उस देश का ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, एंड हम कह सकते हैं कि वो देश ज्यादा तरक्की करेगा। तो तीन चीजें या तीन चार चीजें आप यहां पे कह सकते हो। खासकर आपकी एजुकेशन तो इसमें आएगी ही आएगी, हेल्थ कंपोनेंट हो गया, स्किल्स हैं जो लोगों के अंदर, और आपकी जो एबिलिटीज होती हैं विद इन द पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी। भारत के लोगों के अंदर किस तरह की चीजें हैं, वो है भारत का ह्यूमन कैपिटल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि क्यों ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। देखो, अक्सर ना एग्जाम्पल जो दिया जाता है बुक्स के अंदर भी, वो एग्जाम्पल दिया जाता है जापान का। अब आप लोग देखोगे जापान, जापान एक ऐसा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग टाइम्स में काफी सारा इश्यूज फेस किए, राइट। आप सब लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स के बारे में जाना है। उस पर्टिकुलर बॉम्बिंग्स के बाद जापान की सिचुएशन या जापान की हालत बिल्कुल खराब थी। उसके अलावा जापान के अंदर आपको रिसोर्सेज की भी कमी देखने को मिलती है, जो आपके रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। उसके अलावा जापान के अंदर आपको सुनामीज, वॉल्केनोस, ये बहुत ज्यादा आते हुए देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर हम इस चीज को पढ़ते भी हैं। तो अगर हम बात करें ना, तो जापान के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए जो चीजें चाहिए उनकी बहुत बड़ी कमी है। ये बात तो सही है, पर अगर हम बात करें जापान की, तो जापान आज के समय विकसित देशों की कैटेगरी में आता है, राइट। जापान कैसा देश है, एक डेवलप्ड कंट्री है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि सर जब जापान के अंदर रिसोर्सेज नहीं हैं, जापान के अंदर और बहुत सारी नेचुरल समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं, तो फिर जापान डेवलप्ड कंट्री कैसे बन पाया।
इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, वो है ह्यूमन कैपिटल। जापान के लोगों की वजह से। जापान के लोगों के पास अच्छी शिक्षा है, जापान के लोगों के पास अच्छी सेहत है, स्किल्स एबिलिटीज उनके अंदर काफी अच्छी प्रोवाइड की गई हैं वहां की सरकार के द्वारा और इन जनरल लोगों के द्वारा। जब लोग अच्छे होंगे, जब लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, लोगों के पास सही स्किल्स होंगे, तो कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन, नया नया डेवलपमेंट, नया नया मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बहुत सारी अलग अलग चीजें वो करते रहेंगे। जब इन चीजों की हेल्प होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, जीडीपी है, ये बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। तो दरअसल में ना ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, एंड इसी वजह से आप कह सकते हो कि एक देश की तरक्की के अंदर और चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। राइट, ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलो, इंपॉर्टेंस तो हमें समझ आई, पर आप मुझे ये बताओ, क्या हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को बेहतर कर सकते हैं? कैन वी मेक इट बेटर? समझो इसका मीनिंग। देश के पॉपुलेशन है ना, तो क्या पॉपुलेशन को हम बेहतर बना सकते हैं? क्या ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो सकती है? आंसर इज यस, ह्यूमन कैपिटल आपकी बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ह्यूमन कैपिटल बढ़ा कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी एक्चुअली इंक्रीज दिस ह्यूमन कैपिटल? आंसर बहुत ही सिंपल सा है। देखो, जो चीजें हैं वो लोगों को मुहैया करवाओ। जैसे मैंने अगर आपको बात करी कि हमें शिक्षा कैसी है वहां के लोगों की, वो डिटरमिन करती है ह्यूमन कैपिटल को। तो भाई, अगर हम अपने यहाँ पे अच्छे स्कूल्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज ओपन अप करेंगे, अच्छे स्कूल्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज ओपन अप करेंगे, तो क्या एजुकेशन वाला कंपोनेंट ठीक नहीं हो पाएगा? जैसे गांव गांव के अंदर अगर हमारा सही शिक्षा पहुंच जाए, ऐसी शिक्षा जो उनको आगे जिंदगी में बेहतर इंसान बनने के अंदर मदद करती है, तो डेफिनेटली उससे हमारा ह्यूमन कैपिटल बेहतर हो पाएगा। सिमिलरली, अगर हम बात कर रहे थे हेल्थ की, तो भाई अगर हम अपने बच्चों को, महिलाओं को और बाकी सभी लोगों को भी, ठीक है, इन जनरल पॉपुलेशन को, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स के माध्यम से उनको अच्छी हेल्थ भी दे पाते हैं, ठीक है, एक अच्छी हवा, सेहत, पानी दे पाते हैं ना, तो इन सब चीजों से भी आपकी ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होती है, क्योंकि उनका हेल्थ स्टेटस बेहतर हो पाएगा। आप ये बात समझो ना कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत रेगुलर बेसिस पे बीमार हो जाता है, कि अभी बीमार हो गया, कल फिर बीमार हो गया, अगले हफ्ते फिर से बीमार हो गया, तो मुझे बताओ वो देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा? कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। राइट? तो होता यही है कि अच्छा स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको प्रोडक्टिव ढंग से काम करना है, अगर आपको फुल एनर्जी के साथ काम करना है, अपने देश के अंदर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करना है, तो अच्छा न्यूट्रिशन होना या अच्छी सेहत होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब तीसरा कंपोनेंट स्किल्स का था, वो भी कहीं ना कहीं आप लोग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कि वहां पर भी आपको स्किल्स इंपार्ट किए जा सकते हैं। राइट? कई बार आप लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम भी सुना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का अर्थ होता है ऐसी ट्रेनिंग जो कहीं ना कहीं आपको रोजगार पाने के अंदर मदद करती है। ठीक है? जैसे कई बार हमें ना क्लासेस के अंदर आप नोटिस करते हो कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, पर उनका हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता होता, कि चलो कुछ पढ़ तो लिया क्लासेस के अंदर, रटवा भी दिया गया, पर उसका हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा, क्या उससे हमारी जिंदगी के अंदर कुछ हमें नौकरी पाने के अंदर मदद मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये नहीं पता होता। पर अगर हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दें, ऐसी शिक्षा दें जहां पर उनको कुछ रोजगार भी मिल पाए, कुछ छोटे छोटे रोजगार भी हो सकते हैं, कारपेंटरी सिखाना भी एक चीज हो सकती है, गार्डनिंग वाली चीज भी एक हो सकती है, और एडवांस स्किल्स भी हम यहाँ पे उनको सिखा सकते हैं, ताकि उनको पढ़ाई करने के बाद उनको एक अच्छी नौकरी भी यहाँ पे मिल पाए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग से भी इंप्रूव होता है।
इसका आंसर क्या है, इसका मीनिंग क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का? देखो कई बार तो हम लोग कुछ चीजें सीख के आते हैं, कई बार काम करते करते साथ में सीखने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मुझे कुछ पहले ना आता हो, पर जैसे जैसे मैं काम करता रहा, धीरे धीरे चीजें मैं सीखता रहा, तो ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे वो चीजों में बेहतर हो गया। ठीक है, काम भी करता रहा, थोड़े पैसे भी कमाता रहा, और साथ में साथ कुछ मैं सीखता भी रहा। उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अक्सर ऐसा होता है, कई बार एक ना ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जिसको थोड़ा बहुत आता है, फिर धीरे धीरे काम के साथ वो सीखता भी रहता है, तो स्किल्स भी बेहतर होंगे, स्किल्स बेहतर होंगे, कहीं ना कहीं उसका ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा। राइट। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक चीज और जो मेंशन्ड है वो है माइग्रेशन। समझते हैं इसको कि ये माइग्रेशन और न्यू अपॉर्चुनिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक छोटे गांव में रहते हो। जब आप एक छोटे गांव में रहते हो तो वहां पर सीखने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती। बट जब आप लेट से कहीं और माइग्रेट करते हो, किसी बड़े शहर में जाते हो, किसी ऐसी जगह में जाते हो जहां पे आपको ज्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, तो जब आपको ज्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आप ज्यादा सीखोगे। राइट। हो सकता है गांव से शहरों में जाने के बाद आपको अच्छी शिक्षा मिल पाए जो शायद गांव में अवेलेबल नहीं हो, या फिर आप जिस तरह की नौकरी पाना चाहते थे गांव के अंदर वैसी नौकरी कई बार नहीं मिलती। तो माइग्रेशन जब आप करते हो ना, उससे भी कुछ ना कुछ नए अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर आपके सामने आते हैं। उनका अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हो तो उसके माध्यम से भी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब एक जो चीज और आपकी बुक्स में मेंशन्ड है वो है फर्क। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का फर्क क्या है, हमें इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इन दोनों का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे फिजिकल कैपिटल, और एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल। अब पहली चीज तो आपको ह्यूमन कैपिटल तो समझ आ गई कि हाँ यार, कि एक इंसान के या एक अर्थव्यवस्था की पॉपुलेशन के किस तरह के एजुकेशन है उनके पास, किस तरह का स्वास्थ्य है, किस तरह के स्किल्स है, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा सर हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर। पर जब मैं आपकी फिजिकल कैपिटल की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें हमारी जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो, जो मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका फिजिकल कैपिटल होता है। अब देखो ना, इन फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करके, इन मशीन्स का इस्तेमाल करके आप नई नई चीजें बना सकते हो। उसी तरह से जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो लोगों के अंदर जैसा स्वास्थ्य है, जैसी शिक्षा है, जैसी स्किल्स है, उनका इस्तेमाल करके आप नई नई चीजें बना सकते हो। तो है तो इनका मदद जो हो रही है वो अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने के अंदर ही हो रही है, वो तो बात कोई अलग नहीं है, पर तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, यहां मशीनों के माध्यम से, यहां लोगों के माध्यम से। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप यहां पे देखना, जब हम बात करते हैं ना फिजिकल कैपिटल की, तो दरअसल में फिजिकल कैपिटल को आप टच कर सकते हो। जैसे आपकी कोई मशीन होती है, उसको आपने टच कर लिया, जिस भी वस्तु को या जिस भी कैपिटल को आप टच कर सकते हो ना, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेंजिबल। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको टच किया जा सकता है। जो फिजिकल कैपिटल होगी उसको आप बिल्कुल टच कर पाओगे, इट इज टेंजिबल इन नेचर। ठीक है, इसको आप बिल्कुल टच कर पाओगे, इट इज टेंजिबल इन नेचर। ठीक है। बट अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं तो लोगों की स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, लोगों का कितना स्किल्स है, इन चीजों को आप टच नहीं कर सकते। सो दीज आर व्हाट, दे आर इनटेंजिबल इन नेचर। ये क्या होंगे? ये होंगे आपके इनटेंजिबल। ठीक है, दे कैनॉट बी टच्ड, इनको टच नहीं किया जा सकता, ये इनटेंजिबल रहते हैं। जबकि आपकी फिजिकल कैपिटल क्या होती है?
टेंजिबल होती है। ठीक है, ठीक है, दैट इज फाइन। एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये फिजिकल कैपिटल का कोई ना कोई मालिक होगा, इस मशीन का कोई ना कोई मालिक होगा। क्या इस मालिक को और मशीन को अलग अलग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जो मशीन है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, मालिक जो है वो अलग एंटिटी है। तो यहां पे ना आपकी जो फिजिकल कैपिटल होती है, इसको आप ओनर से अलग कर सकते हो। पर जब मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करता हूं, इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब मेरे स्किल्स हैं, ऐसे थोड़ी कि आप मेरे स्किल्स को मेरे से अलग कर दोगे, या मेरी स्वास्थ्य को मेरे से अलग कर दोगे कि ये स्वास्थ्य सर का अलग रहा, ये सर की बॉडी अलग रही। नहीं नहीं, ये एक ही होता है। ठीक है, मेरी एजुकेशन मेरे में है। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, जबकि अगर हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की, सॉरी फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता अपने ओनर से। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। और अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें, इट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, एक को आप सेपरेट कर सकते हो, एक को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है, वो है एक टर्म है डेप्रिसिएशन का। पहले ना आप एक इस वर्ड को समझो, फिर मैं अंतर समझाऊंगा दोनों में क्या है। देखो, एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है किसी चीज की वैल्यू में कमी आना, किसी वस्तु की कीमत में कमी आना इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कुछ भी, आप जैसे एक गाड़ी मान लो, ठीक है, मैंने बोला आपने गाड़ी 15 लाख की खरीदी है। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ आपकी ये गाड़ी 5 लाख की हो जाएगी। तो ये 10 लाख वैल्यू कहां गई? 10 लाख उसकी कीमत कम हो चुकी है। कैसे कम होगी है? सर ये जो 10 लाख है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम काल को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि वैल्यू डिक्रीजेस विद टाइम, वैल्यू डिक्रीजेस विद टाइम, समय के साथ वैल्यू कम होना। या तो ऐसे बोल लो, या फिर इसको अगर टेक्निकल शब्द में बोलना चाहते हो, तो इसको हम लोग वियर एंड टियर लॉस। क्या मतलब वियर एंड टियर लॉस का? जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहते हो, तो उसको उसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टायर घिस जाएंगे या टायर को और इश्यूज आ जाएंगे। ऐसे ही आपकी मशीन हो सकती है। ऐसे ही मान लो मैंने आपका बोला कि आपकी एक मशीन है, मुझे ये चीज बताओ कि अगर मान लो आपने मशीन खरीदी थी लेट्स से 10 लाख की, क्या धीरे धीरे इस्तेमाल करने के साथ साथ इस मशीन की कीमत कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जब आप रेगुलरली इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, यू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तो उससे क्या हो जाएगा सर? मशीन भी आपकी वैल्यू कम होने लग जाएगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मशीन समय के साथ क्या कर रही है? डेप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू फिजिकल कैपिटल, दैट इज द वैल्यू, या सिंपली आप लिख लो इट डेप्रिशिएट्स विद टाइम। फिजिकल कैपिटल क्या होगा? वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम होगी, वक्त के साथ फिजिकल कैपिटल की जो वर्थ होती है या वैल्यू होती है, वो कम होने लग जाती है। अब आप लोग मुझे एक बार सोच के बताओ, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताना, ह्यूमन कैपिटल के लिए आपको क्या लगता है? ह्यूमन कैपिटल क्या डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? जब भी कभी डाउट है ना, ध्यान से सोचा करो।
ह्यूमन कैपिटल है क्या? लोगों की हेल्थ, लोगों की स्किल्स, लोगों की शिक्षा। मैंने अपनी जिंदगी में जो पढ़ा लिखा है, जो अर्जित किया है, जो स्वास्थ्य मैंने अपना इतना इंश्योर करने की कोशिश करी है, क्या ये भी समय के साथ कम हो सकता है? देखो, हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? देखो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे रेगुलरली, अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे, अगर आप दिमाग को चलाएंगे नहीं, अगर स्किल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर जैसे आप लोग भी कई बार क्या करते हो, लंबे लंबे टाइम तक रिवीजन नहीं करते। जब लंबे टाइम तक रिवीजन नहीं करते तो धीरे धीरे करके चीजें आप भूल जाते हो। तो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, अगर आपने चीजों को एफर्ट नहीं लगाया, तो आपका स्किल्स, आपकी एजुकेशन भी कम हो जाएगी, आपकी नॉलेज उस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं किया, या आपने अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ही नहीं कराई, ताकि आपकी वो स्किल मेंटेन रहे या आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होता है। पर अगर आप मेहनत करते हो, अपने दिमाग को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हो, अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है ये समय के साथ अप्रिशिएट भी कर जाए। समझे इस बात को? तो डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। तो ह्यूमन कैपिटल में आप लिख सकते हो कैन डेप्रिशिएट, हो सकता है डेप्रिशिएट हो जाए। तो वर्ड क्या लिखेंगे? कैन डेप्रिशिएट विद टाइम, बट इट appreciates with continuous effort। कंटिन्यूस एफर्ट मतलब लगातार मेहनत करने की वजह से ये ह्यूमन कैपिटल आपका अप्रिशिएट होगा। अगर नहीं मेहनत करोगे लगातार तो ये डेप्रिशिएट करने लग जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आई होप आपको ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपको यहां तक समझ आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, एंड ह्यूमन कैपिटल खासकर कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों आपकी बुक के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, वो फॉर्मल सेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली आप इस फॉर्मल सेक्टर को कंपैरिजन भी करवा सकते हो अपने इनफॉर्मल सेक्टर के साथ। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये मुद्दा क्या है। देखो, ये टर्म्स ना सिमिलर हैं टू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। काफी लोगों को इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड के बीच में, और इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड। जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब अंडरस्टैंड करना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं पीडब्ल्यू में काम करता हूं, ठीक है। अब जो भी इंसान पीडब्ल्यू में काम करता है, हमारी कंपनी उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। जैसे समय के ऊपर सैलरी आती है, राइट। समय के ऊपर आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके इंश्योरेंस वगैरह करवाई जाती है, ठीक है। आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको पेड छुट्टियां मिलती हैं, मतलब अगर आपको कुछ काम हो तो आप छुट्टी ले सकते हो, पेड, कोई पैसे नहीं कटेंगे उस चीज के। ये पता क्यों हो रहा है? ये सारे बेनिफिट्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, राइट। और यहां पर ना जॉब सिक्योरिटी भी है। ऐसा नहीं है कि आज मैं ऑफिस आया, किसी ने मुझे बोल दिया कि नहीं आपकी जरूरत नहीं, आप निकल जाओ। ऐसे नहीं होता। फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहती है। बट जब मैं बात करता हूँ ना दोस्तों इनफॉर्मल सेक्टर की, तो आप रियलाइज करोगे वहां कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे आई गिव यू सम एग्जांपल। जैसे हो सकता है आपके घर के ऊपर कोई, घर में कोई काम करने आए, ठीक है, आपके घर में कोई झाड़ू पोछा लगाने आए, या कोई और काम करने आए, लेबर का कोई काम करने आए। ये सब किस में आएंगे? ये इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। और इनफॉर्मल सेक्टर का होने की पार्ट की वजह से इनका रोल डिफाइन नहीं होता। जब जरूरत होती है तब काम करवा लिया जाता है, जब नहीं होती तो काम नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने छुट्टी कर ली तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसे कटेंगे। ऐसा नहीं होता कि महीने की आपको पेड छुट्टियां मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक फिक्स सैलरी मिले, जरूरी नहीं है।
हो सकता है कि आपको वेरिएबल सैलरी मिले डिपेंडिंग अपॉन आप कितना काम करते हैं, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं नॉर्मली प्रोवाइड किए जाते। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर्मल सेटअप, जैसे कंपनी का पूरा सेटअप है ना, दिस इज अ फॉर्मल सेटअप। इनफॉर्मल में इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नहीं देखने को मिलते। अब ये चैप्टर पता है कि आपकी एनसीईआरटी में क्यों दिया गया है? उस चैप्टर में बस एक चीज समझाने की कोशिश की गई है कि भाई भारत में ना आज के समय जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफी समस्याएं फेस करता है, क्योंकि उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसको बहुत सारे बेनिफिट से वंचित रखा जाता है। तो आपको इकोनॉमी के बारे में समझाने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपकी बुक्स के अंदर, बहुत ही बेसिक चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर में क्या होगा। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना कि अगर आप लोग फॉर्मल सेक्टर पढ़ लेते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ लोगे। कैसे? जो जो चीजें फॉर्मल सेक्टर के अंदर होती हैं वो ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल में नहीं होंगी। जैसे अगर मैं बात कराऊं, जैसे बात करूं, तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है? सर्टेन बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड। किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये आपके जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मतलब डिपेंड करता है, सबको सब नहीं मिलेगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग होंगे। कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको हो सकता है मिले, पेड लीव आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, पर मोटा मोटा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो फॉर्मल सेक्टर का है वो है फॉर्मल सेक्टर के रिगार्डिंग जॉब सिक्योरिटी का। जैसे ना इवन आपकी सरकारी कंपनीज होती हैं या सरकारी संस्थान होते हैं, वो भी फॉर्मल का ही पार्ट है, क्योंकि वहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज में वहां भी फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि वहां भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वहां पर नॉर्मली जॉब सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, नौकरी से तो निकाला ही जा सकता है, पर नौकरी से निकालने का एक तरीका होता है, एक वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सुबह गए और आपको बोल दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। ये इनफॉर्मल में हो जाता है कि कोई आपका बोले बंदा कि यार लेबरर को बोल रहा है कि आपको आप नहीं चाहिए, छोड़ो, आप आज से आपको कोई काम नहीं है। राइट, ऐसा उसमें हो सकता है। बट फॉर्मल सेक्टर में अंदर देर इज अ प्रोसीजर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू आपका इनफॉर्मल सेक्टर। इसके अलावा फॉर्मल सेक्टर में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ कानून होते हैं, मैं आपको समझाता हूं इसका, और साथ साथ इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। आई गिव यू एग्जांपल्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जॉब करता हूं, तो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन फिक्स है, मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे स्टूडियो पर्सन का काम कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कुछ कैमरा का कुछ काम कर रहा हूँ, ये नहीं है मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। नो, स्टूडियो का काम करने के लिए स्टूडियो पर्सन होगा, पढ़ाने के लिए टीचर होगा, कुछ और काम के लिए एक आईटी पर्सन होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इसको कंपैरिजन करो एक छोटी दुकान के रिगार्डिंग आप कर लो, जैसे कोई आपका इस तरह से, तो उसमें क्या होता है ना कि एक बंदा बिठा दिया जाता है गल्ले के ऊपर, वही पर्सन कभी आपकी दुकान की सफाई कर देगा, वही राशन बेच देगा, वही घर पे किसी की जरूरत है तो घर पे जाके काम कर देगा, राइट, वही झाड़ू पोछा भी लगा देगा। ठीक है, वही कुछ ना कुछ आपका सामान कहीं और से मंगाना हो वो ले आएगा। ठीक है, बिल भी हो सकता है वो मेंटेन कर ले। तो यहां पर ये क्या है, ये इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल है। वहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। फॉर्मल सेक्टर में होता है नॉर्मली कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, जो इस बंदे का काम है किसी और का काम है वो करेगा, ये तीसरा काम है किसी और का है वो और करेगा। तो देर इज अ काइंड ऑफ अ डिवीजन ऑफ लेबर, और इसीलिए यहां पर क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना?
इसके अलावा आपकी बुक में एक चीज और मेंशन्ड है कि अगर ज्यादातर केसेस में अगर हम बात करें ना, नॉर्मली मोर सैलरी देन इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसा अमूमन देखा गया है कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके कमाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को अक्सर कम कमाई या कम पैसे मिलते हैं, उनका ध्यान कम रखा जाता है, इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बहुत तरह की हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ और पॉइंटर्स आपकी जो बुक में मेंशन्ड है ना, मैं आपको वो भी हाईलाइट कर देता हूं। एक पॉइंट आपकी बुक में मेंशन्ड है कि फॉर्मल सेक्टर ना वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? वुमेन एम्पावरमेंट में। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल, आपकी जो ज्यादातर कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनीज भी और दूसरी भी, वो चाहेंगी कि महिलाएं भी उनकी वर्कफोर्स का पार्ट बने। वर्कफोर्स का पार्ट बनती हैं तो काम करेंगी वहां पे, उनकी नौकरियां उनको अच्छी मिलेंगी, है ना, उनको अच्छी कमाई हो पाएगी। तो ये बात भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वालिटी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और महिलाओं के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर होते हैं इन केस ऑफ फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, आप इसको ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल के अपोजिट समझ लो। इनफॉर्मल में क्या होगा? जॉब सिक्योरिटी कम होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन कम फॉलो होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा नहीं, सैलरी कम होगी उसमें, है ना। ऑटोमेटिकली आप उसको उल्टा समझ लेना, बिल्कुल। तो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरा हमारा साथ ही साथ में पढ़ा हो जाता है। और भी इसमें चीजें हैं आपकी चैप्टर में, जैसे फॉर्मल सेक्टर की बात करूं ना, तो नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि इनके पास लेबर यूनियन हो सकती है, कई जगह लेबर यूनियन होगी, या फिर इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कुछ फैसला लेता है, वो अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कुछ फैसला लेता है, तो एम्प्लॉयज इकट्ठा हो जाते हैं, एम्प्लॉयज की बात सुनी जाती है। क्योंकि या तो उनकी कोई यूनियन होगी, वो एक ग्रुप बना हुआ होगा, उनमें यूनियन बनी होगी, तो यूनियन अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आ जाएगी। या फिर एम्प्लॉयज में पावर होती है, यहाँ पे एम्प्लॉयज में पावर होगी तो एम्प्लॉयज अपनी बात मनवा सकते हैं सामने वाली अथॉरिटी के पास। अब इसको कंपैरिजन करो जरा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि उनकी कोई यूनियन होती है ना, बड़ी समस्या आती है, या होती भी है तो पावरफुल नहीं होती। तो नॉर्मली एक इंसान को जब दिक्कत आती है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे काफी परेशानी फेस होती है अपनी बात सामने वाले तक रखने के लिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो पार्टी है ये अपने आप में बहुत ही कम पावरफुल है। तो अक्सर उनके हकों की यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। बाकी क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में आपकी कमाई अच्छी होती है, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, तो फॉर्मल सेक्टर में काम करने से धीरे धीरे जीने का स्तर, या जिसको हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, जीने का स्तर धीरे धीरे करके बेहतर हो जाता है। इट रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे, ठीक है, आपको पैसा मिलेगा, पैसे मिलेगा तो रहने का स्तर अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे गाड़ी में घूमेंगे, है ना, वो सारी चीजें होती हैं। एंड इनफैक्ट ना, फॉर्मल सेक्टर में आपको ना धीरे धीरे करके आपके स्किल्स भी बढ़ाए जाते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, वो इन्फोसिस कंपनी में काम कर रहा है, आज हो सकता है उसको कुछ आता हो, ठीक है, उसकी कंपनी पता क्या करेगी, उसकी कंपनी कुछ उसको और नया सिखाएगी, उसको कुछ और नए बढ़िया बढ़िया स्किल्स देगी, ताकि वो बंदा और आगे डेवलप हो।
तो दरअसल में ना फॉर्मल सेक्टर के अंदर फोकस रहता है स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर, आपके स्किल्स को बेहतर करने के ऊपर यहां ध्यान बिल्कुल रहेगा। कोशिश की जाएगी कि आपके स्किल्स समय के साथ साथ और बेहतर होते रहें। और मुझे बताओ, जब आपके स्किल्स समय के साथ बेहतर होंगे, इससे क्या होगा सर? इससे देश का ह्यूमन कैपिटल जो अभी हम पढ़ के आए वो बेहतर होगा। और मैंने बताया था ह्यूमन कैपिटल बेहतर करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो समझ पाए, फॉर्मल सेक्टर से स्किल बढ़िया होंगे और स्किल बढ़िया होने का मतलब देश का ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। तो दोनों लिंक्ड हैं। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के विकास के अंदर मदद मिलती है, क्योंकि यहां पे ध्यान किसके ऊपर है? स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर। पॉइंट यही समझना कि जब हमने फॉर्मल सेक्टर पढ़ लिया, इसका एग्जैक्टली अपोजिट आप लिख लो तो आपको आपका इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके चीजें पढ़ेंगे ना कि हाँ ह्यूमन कैपिटल को हमने फॉर्मल सेक्टर के साथ आपका रिलेट कर लिया, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब समझ लिया। जब आप इस तरह से अपनी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आपके दरअसल में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लंबे समय तक आप उन चीजों को याद रख पाते हो। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे, ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट एंड दूसरा था आपका जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का, जो आज के सेशन में हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।